अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अरशद शरीफ शहीद तहकीकाती सहाफ़त का एक ऐसा नाम जिसका कोई सानी नहीं मिलता। तहकीकात के बाद वो खबर दिया करते थे और मुल्क में जो अशराफिया करप्शन में मुलविस रही है उनकी उसी करप्शन को बेनकाब कर रहे थे। इस हवाले से वो प्रोग्राम्स करते थे। पहले टीवी प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी गई, उनको बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वो खबर देते थे और ये बात भी उनसे बर्दाश्त ना हो पाई। मुल्क की ज़मीन उन पर तंग कर दी गई। उनके खिलाफ 16 FIRs पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हुई और फिर उसके बाद उन्हें मुल्क बदर करने पर मजबूर कर दिया गया। वो मुल्क से चले गए और जिस तरह से रात के अंधेरे में उनके घर आया जाता था, उनको थ्रेट किया जाता था, उनको ज़िंदगी के ख़तरात लाहक हो चुके थे। इन तमाम तर हालात में वो पाकिस्तान में नहीं रह पाए और उसके बाद वो दुबई चले गए। दुबई गए तो दुबई जाकर भी उस टाइम की जो हुकूमत थी उसकी पूरी कोशिश थी और वहाँ पे मुलाकातें करके दुबई से भी उन्हें निकलवा दिया गया और फिर उसके बाद उनके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था, तो उन्होंने मजबूरन कीनिया का रुख किया। जब वो कीनिया पहुंचते हैं तो कुछ अरसा वो वहाँ से अपना यूट्यूब प्रोग्राम जारी रखते हैं। करोड़ों लोग उनके मदाह थे, उनके प्रोग्राम्स को सुनते थे। वो करप्शन कहानियाँ जो सुनाते थे, लोग उनकी बात को सुनते थे और उन पर यकीन रखते थे क्योंकि तहकीकात के बगैर वो कभी खबर नहीं देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई थी। उनके पूरी सहाफ़ती कैरियर को देखा जाए, पूरी स्ट्रगल को देखा जाए तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई झोल दिखाई देता हो, कोई फेक खबर हो, कोई ऐसी खबर हो कि जिसकी तरदीद हो चुकी हो। हमेशा से वो हमें फ्रंट लाइन पे दिखाई दिए, चाहे महाज़े जंग हो उस हवाले से खबरें हों। हमने देखा कि जिस तरह से बालाकोट का वाक़या हुआ था और दुश्मन ने रात के अंधेरे में आकर वहाँ हमारे कौवों को शहीद किया, हमारे दरख्तों को गिराया, तो वहाँ उस मकाम पर भी सबसे पहले अरशद शरीफ साहब ही पहुँचे थे। उनकी मेहनत पर किसी को शुबा नहीं था, लेकिन उनकी सहाफ़त उनका जुर्म बन गई। उनकी कलम जो थी वो किसी तौर पर ना लिख पाए, इसी कोशिश में उनको मुल्क से निकाल दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब जब वो कत्ल हो जाते हैं, उनकी शहादत के बाद उनके लवाहिकीन का एक मुतालबा रहा, खसूसी तौर पर उनकी वालदा की जानिब से, उनकी बेवा जवेरिया सिद्दीक साहिबा की जानिब से, कि लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। हमें ये बताया जाए कि अरशद शरीफ जो है उनके कत्ल में कौन लोग मुलविस हैं और कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाएं। सबसे पहली कड़ी तो यहीं से जुड़ती थी कि मुल्क के अंदर जब वो मौजूद थे, पाकिस्तान के अंदर, तो उनके टीवी प्रोग्राम पर किसके कहने पर पाबंदी लगाई गई थी? पहला सवाल ये उठता है। लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ जाता है कि कोई ना दे सका। और जो वो इदारा था जिसमें वो प्रोग्राम किया करते थे और उनकी प्रोग्राम की बड़ी रेटिंग आया करती थी, उस जो इदारा है उसने भी कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि जनाब किसके कहने पर आपने अरशद शरीफ के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई थी, उनको टीवी स्क्रीन पर बैन किया था। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर कराची, FIRs दर्ज की गई, उनको बागी कहलाया गया, बगावत के पर्चे दर्ज हुए। तो ये बताया जाए कि किन की मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई, किसने ये FIR दर्ज कराई थी? इस जवाब को भी लेकर कोई संजीदा दिखाई नहीं देता और उस वक्त की हुकूमत, खसूसी तौर पर नून लीग की हुकूमत थी, PDM की तमाम जमातें मौजूद थी, इस बात का जवाब देने से कासिर रही है। उसके बाद वो जब दुबई जाते हैं तो दुबई में किन लोगों की मुलाकातें हुई थी और किसने दुबई इंतज़ामिया को कहा, दुबई हुकूमत से कहा कि अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकलवा दिया जाए। और बेहतर तौर पर वो जानते थे, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनके पास किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा नहीं है, वो वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो वो मजबूरन कीनिया चले गए। फिर कीनिया में वो कुछ अरसा प्रोग्राम करते रहे, लेकिन वहाँ से बैठकर वो बार बार दुहाई देते रहे कि उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान में जब वो मौजूद थे तो तब भी वो ये बात बार बार कहते रहे। उन्होंने उस टाइम के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भी खतूत लिखे थे। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे, उनको भी खतूत लिखे थे और बंदियाल साहब को भी ये सारी बातें पता थी और कई बार उन्होंने ये बातें अदालत के ज़रिए
इंतज़ामिया के ज़रिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बातें वहाँ तक पहुँचाई और दुनिया को बताया कि वाकई अरशद शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, लेकिन किसी फोरम से उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पाया। वो बारहा ये भी बताते रहे कि किन लोगों से उनको ख़तरात लाहक हैं, और बस वो अपनी ज़िंदगी की दुहाई देते देते अपने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते करते शहीद हो गए। वो जिस तरह से कत्ल हुए उसको शायद कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान हिलकर रह गया था, जितना बड़ा उनका जनाजा था, जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार दिया। आज भी आप चले जाए ना उनकी कब्र पे, तो आपको हमेशा ताज़ा फूल वहाँ पर दिखाई देंगे। आए रोज़ वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे सुर्ख गुलाब रखते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और अरशद शरीफ साहब जो हैं, अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं, शहीद सहाफ़त जो हैं, उनकी सहाफ़त को आज भी लोग पसंद करते हैं, आज भी आइडियलाइज करते हैं और उसी कदम पर चलते हैं जो कदम अरशद शरीफ साहब ने सच और हक के लिए उठाए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है आज ये है कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने कीनिया में मुकदमा दर्ज किया और वहाँ सुनवाई भी हुई, उनको ऑनलाइन लिया गया, उनकी मुकम्मल तौर पर बात सुनी गई। वहाँ ये बात मुकम्मल तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई और कीनिया की हुकूमत ने ये बात मान ली, कीनिया की अदालतों ने मान ली कि जो गलत शनाख्त पर गोली चलाने वाली बात है ये झूठ है। ये बाकायदा मनसूबा बंदी करके अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया है। और ये कत्ल क्यों किया गया, इसमें किन किन लोगों का नाम आना चाहिए, कौन लोग मुलविस हैं, तो अब इसकी तहकीकात पाकिस्तान की हुकूमत करे। अब पाकिस्तान की हुकूमत क्या तहकीकात करेगी जी? पाकिस्तान की हुकूमत तो उस टाइम भी खामोश रही जब वो बारहा ये कहते रहे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक है, उनके खिलाफ बगावत के पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ सच और हक बोलने की वजह से। उस टाइम भी कुछ नहीं हो पाया, अदालतें भी खामोश रही हैं, खतूत आज भी मौजूद है जो बारहा वो कहते रहे कि जनाब उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, लेकिन हुकूमत कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई नहीं कर सकी उनकी तहकीकात को लेके, कत्ल की जो तहकीकात थी। जवेरिया सिद्दीक साहिबा बारहा अदालतों के चक्कर लगाती रहीं। अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा है उनको हमने देखा कि व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट आती रही, और कितने दुख की बात है कि ये लवाहिकीन का पहला हक होता है, पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि वो अपनी मुद्दत में अपने प्यारे के कत्ल का मुकदमा दर्ज करा सकें। और ये हुआ कि उनकी मुद्दत में कत्ल का मुकदमा ही दर्ज ना होने दिया गया। एक खत के जरिए उनकी वालदा ने बताया कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में कौन कौन लोग मुलविस है, वो उस पर भी कोई कार्रवाई ना हो सकी, उसको भी संजीदा ना लिया गया, उसको भी टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान में इंसाफ का हाल है। हम ऐसे ही तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख से ज़ायद मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी तारीखें ही नहीं आती, जिनके फैसले ही नहीं हो पाए, जिनकी सुनवाई ही नहीं होती। साइलिन दर बदर भटकते रहते हैं, वकील उनसे पैसे खाते हैं, अदालतें तारीखें नहीं देती। और ये तो इतना बड़ा नाम था, और उनके लवाहिकीन के साथ पाकिस्तान के निज़ाम ने जो किया है, निज़ाम इंसाफ ने, वो किसी से अब ढका छुपा नहीं रहा। अब यह है कि जनाब अरशद शरीफ शहीद की जो बेवा हैं जवेरिया सिद्दीक, वो कहती हैं कि मुझे इस निज़ाम से इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता। एक वफाकी आईनी अदालत बना दी गई है, एक कत्ल का मुकदमा है उस अदालत के सुपुर्द कर दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केसेस सुनने वाली अदालतें क्यों खामोश हैं, वो इस केस को क्यों नहीं सुनती। वफाकी आईनी अदालत जिसे हम कहते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये जी, नई कोर्ट बनी है और जैसे इसकी तकरीरियाँ हुई, अपनी मर्जी से इधर से जज उधर लाया, उधर से इधर ला के बिठा दिया। उन्होंने क्या सुनवाई करनी है? मतलब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जो अदालत के अंदर मौजूद हैं, जो अटॉर्नी जनरल है, वो ये कहते हैं कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, यानी कि 3 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं, ऊपर का अरसा है, लेकिन अभी तक इस कत्ल को लेके तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो पाई। कोई एक सफ़ा तो दिखा दें, कोई एक नुक्ता तो बता दें, सिर्फ इतना ही बता दें कि जो 16 FIRs थी वो किसने करवाई थी। आपकी तहकीकात इतनी सुस्त। दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की का सफ़र कर रहा है और जनाब हम तेज़ी से पूरी दुनिया के साथ खड़े, सर से सर मिला के, हाथ से हाथ मिला के, पैर से पैर मिला के खड़े हो रहे हैं, हम इस पोजीशन में आ चुके हैं जी, हम तरक्की की तरफ बढ़ चुके हैं। ये हमारी तरक्की का हाल है।
कि एक हाई प्रोफाइल कत्ल है और उसके हवाले से हमारा निज़ाम खामोश बैठा है। और उनकी बेवा बारहा दुहाई देती हैं, उनकी वालदा इंसाफ मांगते मांगते अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या उनको इंसाफ मिलना था? वो अपने बेटे से जा मिली हैं और जिस दिन उनका इंतकाल होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे से जाके कहेंगी कि तुम भी तहफ़्फ़ुज़ मांगते मांगते चले गए और मैं तुम्हारे लिए इंसाफ मांगते मांगते दुनिया छोड़ आई हूँ। ये हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल है। तो ये अब किसी से ढका छुपा नहीं है, इसकी तहकीकात और शफाफ तहकीकात वक्त का तकाजा है। और एक मिसाल सेट होनी चाहिए थी कि जनाब एक बड़ा नाम कत्ल हुआ है और उस कत्ल में कौन कौन मुलविस था और किस तरह से उसको कत्ल किया गया है और क्यों अपना मुल्क, अपनी ज़मीन उस पर तंग की गई और क्यों उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क इस तरह से ज़बरदस्ती भेजा गया और जिस तरह से जिन हालात में उसको शहीद किया गया और जिस तरह पाकिस्तान उनकी मैयत लाई गई, वो सारी चीज़ें बहुत अफसोसनाक हैं। सो एक मिसाल तो कोई ना कोई सेट करेगा। अगर वाकई हमने कहना है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ मौजूद है, अदल का निज़ाम मौजूद है, तो फिर वो तराजू किसी तरफ तो झुके, हमें भी पता चले कि वाकई यहाँ इंसाफ होता है। सो ये तो अरशद शरीफ शहीद साहब के कत्ल के हवाले से जो अब तक की कार्रवाई है उसका अहवाल था। क्या कार्रवाई होनी है? खामोशी ही थी, एक सख्ताई तारी था। लवाहिकीन अदालतों को देख रहे हैं और अदालतें न जाने किस जानिब देख रही हैं। दूसरी खबर, बलोचिस्तान में हमने देखा कि फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और बलोच कौम बारहा ये कहती है कि जनाब ये जो फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग सियासतदान वहाँ पे फ़ौज के साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दोबारा फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है और वादी तीरा से बहुत सारे लोग जो हैं वो नकल मकानी कर गए हैं। अब तकरीबन 30,000 से ज़ायद ख़ानदान हैं वहाँ से मूव हो रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट हुकूमत ने फ़राहम की है और कुछ खैमे लगा दिए गए हैं। सख्त तरीन सर्दी का मौसम है, इस मौसम में अपना घर बार छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। मैं या कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द दंदनाते फिरते। ये जो खारिज हैं इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, कई जाने हम दे बैठे हैं। अब ये जो दर बदरी है ये कोई आसान नहीं होती और ये लगता है कि केपीके के लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। कभी एक इलाके में ऑपरेशन होता है, कभी दूसरे इलाके में दहशतगर्द आ जाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है और हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के शाना बशाना सूबाई हुकूमत की फोर्सेस भी साथ खड़ी होती हैं और जिस तरह से वहाँ एफसी है, जिस तरह से वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये भी साथ अब तक खड़ी रही हैं जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि जो केपी गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना हो। वो ये चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा अमन का वाला सूबा था, खूबसूरत कबाइल वहाँ पर मौजूद थे, हमने कभी वहाँ पे दहशतगर्दी होते नहीं देखी थी और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बड़ी खूबसूरत कौम है, बड़े खूबसूरत कल्चर से माला माल लोग हैं। और अब वहाँ जिस तरह से गोलियां चलती हैं, जिस तरह से बम धमाके होते हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, यानी कि पूरा सूबा बारूद के स्पुर्द हो चुका है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे अमनो अमान हो, लेकिन केपी गवर्नमेंट की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है वो ये किया जाता है कि अगर वहाँ पे ख्वारिज मौजूद है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाए बगैर उनका खात्मा किया जाए। अब जैसे कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब अगर अफ़गानिस्तान मुलविस है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से खसूसी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका ये स्टेटमेंट है तो उसके सबूत होने चाहिए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा है कि जनाब उनके सबूत मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, इदारों के पास सबूत मौजूद है और सबूत के बाद ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी के उस स्टेटमेंट को लेके बड़ा शोर शराबा मचा दिया गया है कि शायद वो ये चाहते हैं कि जनाब ख़ारिज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो और वो दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। जी, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता। सुहेल आफरीदी साहब जो है उनका भी शनाख्ती कार्ड और उनकी शनाख्त उस पर पाकिस्तानी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान है, वो कोई ख्वारिज नहीं है, वो कोई अफ़गानी नहीं है और वो किसी तौर पे नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, वो भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने सूबे के लोगों को
इस तरह से दर बदर होता नहीं देख पाते। सो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, सर्दी का मौसम है और हमने सुना है कि बहुत सारे लोग खैमों में रहने पर राज़ी भी नहीं हैं, क्योंकि बड़ी इज़्ज़तदार फैमिलीज़ हैं, बड़े छोटे छोटे से उनके घर हैं, लेकिन वो बहुत इज़्ज़त से, एहतराम से और बड़ी ग्रेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ऑपरेशन होता है और जिस तरह से उनको लाद लाद कर खैमों तक पहुंचाया जाता है, और अब ये कहा जा रहा है कि 30 से 50 हज़ार महाना इन ख़ानदानों को दिया जाएगा। सो 30 से 50 हज़ार में उनका क्या बनना है, मतलब वो किस तरह से वहाँ पे गुजर बसर करेंगे और उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सो इस हवाले से भी सोचना बनता है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ बैठकर और सारे सबूत फराहम करके और उनकी राय लेके और वहाँ की आवाम की मर्ज़ी और मंशा को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। फिर कोई फ़ैसला किया जाए तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा और मोहब्बतों में इजाफ़ा करेगा, नफ़रतों को कम करेगा। सो ये वादी तीरा के हवाले से ख़बर है और ये सूरत हाल है। देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद वाकई ख्वारिज का वहाँ से ख़ात्मा हो जाता है या फिर पाकिस्तान के या ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के किसी और इलाके में ये दंदनाते फिरेंगे और फिर वहाँ के लोगों का मुकद्दर बन जाएगा कि इसी तरह से वो दरबदर होंगे और वहाँ पे फिर फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाएगा। सो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छे पे ही दुनिया कायम है, लेकिन अपने लोगों को मुश्किलात में धकेलने से बेहतर ये होता है कि अपने लोगों के साथ बैठकर उनकी राय ली जाए, उनसे बात की जाए। पहले भी हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कबायली जिरगे मौजूद हैं और उनकी मर्जी मंशा बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तर्जुमान होते हैं वहाँ के लोगों की, आवाम वहाँ के लोगों की, वहाँ की आवाम की। सो उनसे अगर बातचीत हो जाती, एक जिरगा हो जाता जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठ जाते, हुए तो हैं लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया, तो फिर कोई गिला शिकवा ना होता। और ख़ुसूसी तौर पे जब आप ये कहेंगे कि वहाँ का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, तो फिर ये चीज़ जो है ये कोई मुस्बत असरात नहीं मुरतब करेगी। तासुर ये जाएगा कि जी पूरा सूबा जो है उसमें दहशतगर्द मौजूद है, फिर हर बंदा ही रगड़ा जाएगा उस ऑपरेशन में, चाहे वो ख्वारिज में शामिल है या नहीं है। सो एक फुटेज भी गर्दिश कर रही है, आपने देखा होगा कि वादी तीरा का एक इलाका बताया जाता है और कहा जाता है कि उसमें ख्वारिज जो है वो इस तरह से घर का सामान लेके जा रहे हैं, लूट के जा रहे हैं। और ये देखें जनाब, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन से पहले भी किस तरह से ख्वारिज जो है वो केपी में लूट मार कर रहे हैं। बिल्कुल करते होंगे, दहशतगर्द है, दहशतगर्द यही करेंगे और क्या करेंगे। सो हैरान कुन चीज़ ये है कि वादी तीरा जो है वहाँ पे एक घर, आम सा कच्चा घर, संदूक वहाँ पे पड़े हुए हैं। आज समीना पाशा का भी मैं देख रही थी व्लॉग, तो उस पर भी वो ये सवाल उठाती दिखाई दी हैं कि किस तरह से मुमकिन ये है कि वहाँ पे ये सीसीटीवीज़ के कैमरे लगे हुए हों और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हों और इस तरह से 4-5 लोग आए और संदूकें उठा के ले जा रहे हैं, टीवी लेके जा रहे हैं, सारा कुछ ले जा रहे हैं। तो कच्चे घरों में ये होता नहीं है। सो जो साफ़ चीज़ है, जो शफाफ चीज़ है, जो क्लियर पिक्चर है, वो आवाम के सामने होना ज़रूरी है, बनिस्बत इसके कि कोई बयानिया बनाया जाए और फिर उस बयानिए में एक नफ़रत की आमेज़िश शामिल हो जाए, तो वो मुल्क कौम के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।